स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष है। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है अधिशोषण समदाबी। इसके पहले हमने अधिशोषण समतापी को कवर किया है। आपने अच्छी तरीके से समझा होगा कि अधिशोषण समतापी क्या होता है। यानी वहां पे अधिशोषण समतापी हम बोलते थे, उसका कारण मात्र इतना था कि वहां पे जो टेम्परेचर हुआ करता था वो नियत हुआ करता था। इसमें हम अधिशोषण समदाबी बोल रहे हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दाब नियत करना है, ताप नहीं। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किसी नियत दाब पर, देखिए दाब यहाँ पर नियत रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। किसी नियत दाब पर गैस के अधिशोषण की मात्रा, जो गैस के अधिशोषण की मात्रा है, कितना गैस अधिशोषित हो रही है, जिसको x/m से भी डिनोट करते हैं, तथा तापमान T के मध्य खींचा गया आरेख ही अधिशोषण समदाबी कहलाता है। यानी तापमान और जो गैस का अधिशोषण की मात्रा है x/m, कितनी मात्रा होगी, कितना गैस अधिशोषित हुआ है, कितने द्रव्यमान में, कितने अधिशोषक का द्रव्यमान कितना है, उसमें कितना गैस अधिशोषित हुआ है, वही गैस की मात्रा होगी, अधिशोषण की मात्रा होगी। उसको हम x/m से प्रदर्शित करते हैं। तो x/m यानी अधिशोषण की मात्रा जो गैस की है और जो टेम्परेचर है, इसके बीच एक ग्राफ खींचना ही, और जो ग्राफ उससे बने उसी को हम कहते हैं अधिशोषण समदाबी। यहां पर दाब को नियत रखना है, ठीक है। आइए हम इसका ग्राफ बनाकर दिखाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। यहां पर हमको दो ग्राफ जनरली बनाने पड़ेंगे। क्यों? एक ग्राफ आपका भौतिक अधिशोषण के लिए, अधिशोषण दो प्रकार का होता है, इसको हमने पहले ही पढ़ा दिया है। एक भौतिक या वान डेर वाल्स अधिशोषण, तो इसके लिए एक ग्राफ अलग बनेगा। और दूसरे प्रकार का अधिशोषण होता है रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, और इसके लिए दूसरे तरह का ग्राफ बनेगा। यहां पर एक ग्राफ दूसरा बना रहे हैं, यहां पर एक ग्राफ दूसरा। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का अलग अलग ग्राफ क्यों बनाया जाता है, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अगर हम ताप बढ़ाते हैं, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। इसमें अगर आप ताप बढ़ाते हो तो अधिशोषण कम होता है, यानी अधिशोषण घटता है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी कार के बोनट पे मिट्टी चिपकी रहेगी और आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वो जो चिपकना है उसका वो खत्म हो जाएगा। यानी ताप बढ़ाने से कम जो चिपकने की मात्रा है किसी भी कण के, वो धीरे धीरे कम होगी। तो इसीलिए भौतिक अधिशोषण में बेटा ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर आप पढ़े हो कि अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में आप जानते हो कि उसके लिए हमको टेम्परेचर जितना ही रहेगा उससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देने से रासायनिक अधिशोषण अधिक होगा, ऐसा नहीं है। एक हद तक तापमान बढ़ाओगे तो रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा तापमान बढ़ाने लगोगे तो फिर अधिशोषण घटने लगेगा। यानी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण भी घटता है। और यही तो हमको ग्राफ के माध्यम से समझना है। तो अगर भौतिक अधिशोषण का ग्राफ बनाएं तो इधर हम ताप को प्रदर्शित करें और इधर हम x/m, यानी क्या इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अधिशोषण की मात्रा, गैस के अधिशोषण की मात्रा। और यहाँ पर हम लिख देंगे दाब नियत है। दाब क्या है बेटा? ये नियत है, दाब को नहीं छेड़ना है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैं डायरेक्टली ग्राफ ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो बेटा कि भौतिक अधिशोषण में अगर ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाओगे तो जो अधिशोषण की मात्रा है वो कम होती है।
क्यों? इसके पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा चुका हूं। यानी कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा या अधिशोषण की मात्रा वैसे वैसे घटेगी और इस तरीके का एक ग्राफ प्राप्त होगा। यानी ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा लगातार घटेगी कि जैसे जैसे तापमान इधर बढ़ रहा है, हमारा ये जो x/m है यानी कि गैस के अधिशोषण की मात्रा यहां से डाउन होते होते टेम्परेचर के साथ ये भी डाउन हो रही है, नीचे की तरफ डाउन हो रही है। समझ में आया ना बेटा? यानी टेम्परेचर अगर इधर बढ़ रहा है तो ये अधिशोषण की मात्रा भी लगातार डाउन हो रही है। ठीक है, तो इसमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अधिशोषण घटती है जब ताप बढ़ता है। रासायनिक अधिशोषण में ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, इसको आपको एक कह सकते हैं बार में दिमाग में बैठा लेना होगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये x/m का मान यहां से डाउन होता होता चला जाएगा। यानी अधिशोषण की मात्रा लगातार घटती है। अब यहां पर रही बात रासायनिक अधिशोषण की। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? तो रासायनिक अधिशोषण में हम जानते हैं कि जब हम ताप बढ़ाएंगे, यहां पर भी यहाँ पे ताप को प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर x/m को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर भी बेटा जब हम ताप बढ़ाते हैं ना, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप आवश्यक होता है। उसको संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। संक्रियण ऊर्जा का नाम तो आप सुने ही होंगे। संक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अभिकारक से मध्यवर्ती बनने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर चूंकि संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए तापमान का जरूरत पड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब ताप को बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। यानी सीधा सा मतलब है कि रासायनिक अधिशोषण के लिए ताप सहायक होता है। रासायनिक अधिशोषण के लिए ताप क्या होता है? वो सहायक होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय तक ताप सहायक होता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा ताप बढ़ा दोगे तो वहां भी अधिशोषण की मात्रा घटती है और इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो बड़ा अजीब प्राप्त होता है बेटा। उसके लिए ग्राफ यूं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि एक हद तक जब आप ताप बढ़ाए ना तो ये x/m का मान बढ़ा। देखो यहां से पहले बढ़ा, लेकिन जब बहुत ज्यादा आप ताप और बढ़ाते गए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके भी जब ज्यादा आप ताप बढ़ाते गए तो ये लगातार अब घटने लगा। यानी सीधा सा बात है कि अगर हम दाब को स्थिर रखें तो भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर जो गैस के अधिशोषण की मात्रा वो तो घटेगी, ये तो भौतिक अधिशोषण में फिक्स है। लेकिन अगर हम दाब को स्थिर रखें, यहां पे हम लिख सकते हैं दाब नियत है। दाब क्या है बेटा? नियत है। तो रासायनिक अधिशोषण में भी अगर आप दाब को नियत रखते हो तो तापमान बढ़ाओगे तो कुछ समय तक तो लाभ होगा। यानी x/m का मान बढ़ेगा, एक्सटेंड करेगा। बात समझ में? x/m यानी कि जो गैस के अधिशोषण की मात्रा है वो कुछ समय तक बढ़ेगी। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ताप बढ़ाते जाओगे और अधिक ताप बढ़ाते जाओगे तो ये मान भी धीरे धीरे घटेगा। यानी कि कुछ समय तक आपका अधिशोषण होगा, उसके बाद विशोषण होने लगेगा। यानी कि वो जो चिपके हुए कण है वो दूर हटने लगेंगे, अधिशोषण की मात्रा घटने लगेगी। समझ में आया बेटा? यही दोनों वक्र को हम बोलते हैं अधिशोषण समदाबी। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं। किसी नियत दाब पर गैस की अधिशोषण की मात्रा x/m तथा तापमान T के मध्य जो आरेख खींचा गया है यही कहलाता है अधिशोषण समदाबी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा दिमाग में कि भौतिक अधिशोषण के लिए ताप बढ़ाएंगे तो x/m यानी कि जो गैस के अधिशोषण की मात्रा वो घटेगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में कुछ हद तक लाभ मिलता है, कुछ तापमान तक ये बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर विशोषण होना स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों वक्र को बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए बेटा, तो अब हमारे सामने एक छोटा सा टॉपिक और आ गया है, विलयनों में अधिशोषण। ठीक है, विलयन में अधिशोषण एक छोटा सा टॉपिक था। हमने सोचा कि इसी के साथ समय था उसको कवर कर लें। अभी तक जो हम अधिशोषण पढ़ रहे थे, या हमने फ्रेंडलिक साहब का नियम पढ़ा, हमने अधिशोषण समदाबी पढ़ा, अधिशोषण समतापी पढ़ा। इन सभी में हमने बताया कि जो भी सतह है वो ठोस होगी और इस पर गैस के कण आकर चिपकेंगे। किसके कण? गैस के कण।
लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि अगर ये द्रव हो या विलयन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो फ्रेंडलिक साहब ने इसके लिए भी हमको नियम दिया। उन्होंने बताया कि विलयनों में भी अधिशोषण का प्रक्रम हो सकता है, विलयन के सतह पर भी अधिशोषण का प्रक्रम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विलयन के सतह पर अधिशोषण का प्रक्रम नहीं होगा, यहाँ पर ठोस रहेगा तभी अधिशोषण होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन विलयन के सतह पर जो अधिशोषण का प्रक्रम होगा वह उस विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करेगा। याद रखिएगा, विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करेगा। और सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंडलिक साहब ने हमको क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो हम ठोस के सतह पर अधिशोषण देख रहे हैं वह विलयन के सतह पर भी संभव हो सकता है, और विलयन के सतह पर अधिशोषण का प्रक्रम विलयन में विलेय की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। किस पर निर्भर करेगा बेटा? विलयन में विलेय की सांद्रता पर, और उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो जो पीछे फ्रेंडलिक साहब ने सूत्र दिया उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा ये जो सूत्र था वो ठोस के लिए आप लोग लगाइएगा, लेकिन अगर विलयन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो अधिशोषक है अगर वो विलयन होगा, तो जो उन्होंने सूत्र दिया x/m दिया था ना सूत्र उन्होंने, x/m इज इक्वल टू Kp⁴ ठीक। उन्होंने कहा कि आप यही P के जगह पे केवल C लगा लीजिएगा। अगर बात विलयन की आएगी तो आप केवल इतना अंतर करिएगा कि यहाँ पर P के जगह पे आप C लगाइएगा। अब पूछा गया ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि जो विलयन पर अधिशोषण का प्रक्रम है वो विलयन में विलेय की सांद्रता पर डिपेंड करता है, और सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये उन्होंने सूत्र दिया। अगर लाग के फॉर्म में हम सूत्र को बताएं तो उन्होंने लाग के फॉर्म में क्या सूत्र दिया था? log x/m बराबर log k, यहां पर n है बेटा, m नहीं है, सॉरी, log k प्लस ये आगे आ जाएगा 1/n log C हो जाएगा। बस लाग के फॉर्म में उनका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर पहले P हुआ करता था, अब हमारा यहाँ पर C होगा। तो विलयन में अधिशोषण, समझ गए ना कि विलयन में अधिशोषण हो सकता है, और विलयन में अधिशोषण विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करता है। हमको P के जगह पे जो फ्रेंडलिक साहब के फार्मूले हैं उसमें C रख लेना होगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। इसके साथ ही अधिशोषण नामक एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद उत्प्रेरण आ जाएगा, उसके बाद हम कैटलिस्ट को पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो अधिशोषण का अनुप्रयोग हमने इतना पढ़ा। अधिशोषण का मतलब किसी भी सतह पर किसी गैस के अणु का चिपक जाना या किसी भी कण का चिपक जाना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? प्रश्न ये है भाई, इसका यूज कहाँ होता है? तो बहुत जगह इसका यूज होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है उच्च निर्वात के उत्पादन में। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक जार है और इसमें आपको निर्वात करना है। निर्वात का मतलब जिसमें हवा ना हो, एकदम खाली हो, हवा भी ना हो, निर्वात बनाना है। तो आप एक ऐसे अधिशोषक को यूज में लेंगे जो सारे गैस को अपनी सतह पर चिपका सकता है। ऐसा अधिशोषक इसमें डालेंगे जो सारे गैस को अपने सतह पर चिपका कर उसमें से निकाल लेगा और यहाँ पे निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो निर्वात को उत्पन्न करने में अधिशोषक का यूज किया जाता है और अधिशोषण की प्रक्रिया का यूज किया जाता है। दूसरा कहां दिया है? गैस मास्क में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैस मास्क क्या है? तो जब जो श्रमिक कोयले की खदानों में काम करते हैं, उस कोयले की खदान में बड़ी विषैली गैसें होती हैं बेटा, वो जैसे CO, CH4 इस तरीके की गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी भयानक गैसें होती हैं। तो वो श्रमिक कैसे उसमें काम करेंगे उस कोयले की खदान में? तो उनको दिया जाता है गैस मास्क, और उस गैस मास्क में रहता है चारकोल। क्या रहता है? सक्रिय चारकोल। चारकोल क्या करता है? ये गैस को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, सोख लेता है। सोखना नहीं कहेंगे, सोखना तो अवशोषण हो जाएगा, लेकिन अपने सतह पर चिपका लेता है। ठीक है, इस प्रकार उस हानि को, अगर वो नाक में चला जाता, फेफड़े में चला जाता, तो मजदूरों को नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन वो चूंकि अपने सतह पर उसको चिपका लेता है, इसलिए कोई हानि नहीं पहुंचती। तो इसको इसलिए कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों को गैस मास्क दिया जाता है। उस गैस मास्क में क्या होता है, चारकोल होता है। चारकोल क्या करता है, इन विषैली गैसों को अपने सतह पर चिपका लेता है और हानि होने से बचा लेता है। समझ में आ गया? तो ये है अधिशोषण का अनुप्रयोग। तीसरा है विलयनों से रंगीन पदार्थ को हटाने में। मान लीजिए कोई पानी है या कोई विलयन है जो रंगीन है, ठीक है, तो उसमें भी हम ऐसा कोई चारकोल डाल देंगे, सॉरी चारकोल नहीं, कोई भी अधिशोषक, कोई ऐसा अधिशोषक डाल देंगे जो उसमें के कलर को अपनी सतह पे चिपका ले, ठीक है, और इस तरीके से सारे कलर को अपनी सतह पे वो चिपका लेगा और ये विलयन पूरा रंगहीन हो जाएगा। जो रंगीन विलयन था वो पूरी तरीके से रंगहीन हो जाएगा। और चौथा यूज कहां लिखा गया है, कपड़ों को रंगने में। अब आप सोच रहे होंगे कपड़ों को रंगने में कहां अधिशोषण का यूज होता है, तो होता है बेटा। मान लीजिए कपड़े हैं, इसमें हमने रंग डाल दिया, ठीक है, इसको हमने रंग दिया, मान लीजिए उसके सूत जितने भी रेशे हैं सब में रंग हो गया, लेकिन क्या वो रंग उस पर रुकेंगे? आप सपोज करो, कल्पना करो कि क्या वो रंग उस पर रुकेंगे जब तक उसको पकड़ने वाला वहां पर ना हो, पकड़ के रखने वाला ना हो, तो नहीं रुकेंगे। कपड़े के रंग मान लीजिए चिपक तो जाएंगे एक बार, लेकिन फिर उसके बाद धुलते समय वो सब रंग खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम एलम का यूज करते हैं, याद रखिएगा एलम का, ठीक है। एलम का यूज करने से, एलम एक अधिशोषक है, वो सारे रंग को अपने सतह पर चिपका लेता है और छोड़ता भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा हमेशा हमेशा के लिए उसका कलर खत्म नहीं होता है। तो कपड़ों को रंगने के में भी आप अधिशोषण का यूज करते हो। और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन सबकी चर्चा हम नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट थे उसकी चर्चा हमने आज की क्लास में करी। तो उम्मीद करते हैं अधिशोषण का अनुप्रयोग आपको समझ में आया होगा, अधिशोषण समदाबी आपको समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक आज चला वो आपको सारा समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे टू यू। टेक केयर।